हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन और टॉपिक को हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस करेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है एग्ज़ाम में तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। हर क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट भी है आपके लिए। बूस्टर सीरीज़ के तहत अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हो परचेज़ करना चाहते हो और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी परचेज़ करना चाहते हो, तो बस आपने करना क्या है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। अगर आप इन दोनों को परचेज़ करना चाहते हो, सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों को परचेज़ करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको मात्र 100 रुपीज़ जो है वो दोनों के लिए पेड करने होंगे, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड कर देना है। 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होंगे वो आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, विद आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगे। जबकि सभी कमीशन और कमेटियाँ अगर परचेज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको मात्र 50 रुपये जो है वो पेड करने होंगे। आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएँगी। पहली पीडीएफ में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक जितनी भी कमीशन और कमेटियाँ हैं विद ईयर आपको देखने को मिलेंगी। जबकि दूसरी पीडीएफ में आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको जो इंपॉर्टेंट कमीशन और कमेटीज़ हैं वो आपको वहाँ दूसरी पीडीएफ में देखने को मिलेंगी। तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो तो दोनों के लिए आपको 100 रुपीज़ जो है पेड करने होंगे। अगर कोई इन दोनों में से कोई एक आप परचेज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको मात्र 50 रुपये जो है वो आपको पेड करने होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको आपको पता है कि पिछले कल एसपीयू मंडी का जो बीएड एंट्रेंस हुआ था, उसमें उसका जो आपने एग्ज़ाम देखा होगा, उसमें जैसे हिंदी के कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, तो कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि कहीं एचपीयू भी जो है वो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर ना डालें, ऐसा ही पेपर ना आए एग्ज़ाम में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऑफ़िशियल जो प्रोस्पेक्ट था, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जो थी वो एचपीयू की, उसमें जो सिलेबस है, वो आपको सिलेबस बताया गया है, कितनी सेक्शन आपसे पूछी जाएँगी। जनरल नॉलेज के एचपी और इंडियन जीके के 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ये मैं ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन की बात कर रहा हूँ, जो एचपीयू ने जारी की थी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं आएँगे, आएँगे। हिंदी और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएँगे, लॉजिकल रीज़निंग के 20 आएँगे, नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन जो हैं वो 20 आएँगे, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 40 क्वेश्चन आएँगे। तो ऐसा आपने डरना नहीं है कि कहीं एसपीयू की तरह जो है वो इसका एचपीयू का भी एग्ज़ाम ना आ जाए। तो ये बस आपका सिलेबस है, ये 5 सेक्शंस आएँगे आपको, 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 150 क्वेश्चन ही होंगे, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और 2 हावर्स जो है वो आपकी ड्यूरेशन होगी, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको टॉपिक भी दिए हैं कि कौन-कौन से जो टॉपिक हैं वे आएँगे। हम टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इंडियन जीके के जो टॉपिक हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन जो है आज का रहने वाला है, बस आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स इनके जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रंगास्वामी कप जो है, तो कप से जो है वो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था एचपीयू द्वारा, पिछले कल एसपीयू द्वारा भी इससे पूछा गया था। तो रंगास्वामी कप जो है, रंगास्वामी कप का जो संबंध है वे किस खेल से है, वे आपने वे हॉकी से है, ये आपने नोट कर लेना है। रंगास्वामी कप का जो संबंध है वे किस खेल से है, हॉकी खेल से है, और ये 1928 में जो था वो शुरू हुआ था, ये आपने याद रखना है। तो रंगास्वामी कप का जो संबंध है वे किस खेल से है, हॉकी से है। वर्ष 1928 में जो था ये शुरू हुआ था, और हॉकी का जादूगर जो था वो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं राधा मोहन कप के बारे में। राधा मोहन कप जो था, ये कल के एग्ज़ाम में पूछा गया था एसपीयू बीएड एंट्रेंस में। तो राधा मोहन कप का जो संबंध है वे पोलो से है। किससे है? पोलो से है, ये भी आपने याद रखना है। पोलो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, जबकि हॉकी में एक टीम में, ईच टीम में 11 खिलाड़ी जो हैं वो होते हैं। तो राधा मोहन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? वो पोलो से संबंधित है। पोलो को मध्यकाल में, प्राचीन काल में चौगान के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पंजाबी भाषा की जो कौन सी लिपि है, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वे कौन सी है? वे गुरुमुखी लिपि है, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंवले में कौन सा विटामिन जो है वो पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपने याद रखना है, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, उन्हीं में उनमें विटामिन सी ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध त्योहार है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंजाब केसरी किसका प्रसिद्ध उपनाम है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लॉयन ऑफ पंजाब भी इन्हें कहा जाता है। पंजाब ए शेर, शेर पंजाब जो है वो भी लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वे गुरु नानक देव जी थे। ये सिखों के पहले गुरु थे। सिखों के 10 गुरु थे, ये आपको पता होगा। सिखों के जो पहले गुरु थे, संस्थापक जो थे, वो गुरु नानक देव जी थे। सिखों के जो अंतिम व 10वें गुरु जो थे, वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। और खालसा पंथ की जो स्थापना थी, वे गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी, ये भी आपने याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म था वो पटना साहिब में हुआ था, जबकि गुरु नानक देव जी का जो जन्म था वे तलवंडी नानकाना साहिब में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। सिखों के कितने गुरु थे? सिखों के 10 गुरु थे। और क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिखों के कौन से गुरु को औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने पर फांसी दे दी थी? तो ये आपने याद रखना है। जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनको इस्लाम कबूल ना करने पर औरंगजेब जो था उसने फांसी दे दी थी। औरंगजेब जो था वो मुग़ल शासक था, ये आपको पता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक देव जी थे। 1469 में गुरु नानकाना साहिब में तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और लंगर की जो शुरुआत थी वो भी गुरु नानक देव जी ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हवा महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? हवा महल जो है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक जो है चाणक्य है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जय जवान जय किसान का जो नारा था वे किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। ये जो नारा था वो किसने किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इन्हें मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। मैन ऑफ पीस के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा था वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, ये भी आपने नोट कर लेना है। क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो नारा था वे किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का जो नारा है वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है, तो नेशनल एंथम गाने की जो अवधि है वे कितनी है? वे 52 सेकंड है, ये आपने याद रखना है। और हमारे राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वे कौन है? वे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1913 में उन्हें उनके साहित्य के लिए गीतांजलि के लिए जो था वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, ये भी आपने याद रखना है। और भारत और एशिया के ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वे रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे। एशिया के पूछा जाए, एशिया के भी यही थे, ये भी आपने याद रखना है। एशिया के पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वे करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, कुछ फैक्ट के बारे में, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो था वो किसने दिया था? वे वी.एन. राव ने दिया था, ये आपने नोट कर लेना है। और ये दो अलग क्वेश्चन जो है ये आपने की पॉइंट स्टार लगा के अपने नोट कर लेने हैं कि भारतीय संविधान बनाने का जो विचार था, सबसे पहले जो विचार था वे किसने दिया था? वे एम.एन. राव ने दिया था। एम.एन. रॉय ने दिया था, ये आपने याद रखना है। भारतीय संविधान बनाने का जो विचार था
सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था, जबकि भारतीय संविधान का जनक जो है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपने नोट कर लेना है। भारतीय संविधान बनाने का जो विचार था, वे किसने दिया था? वे एम.एन. रॉय ने दिया था, जबकि भारतीय संविधान का जनक जो है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, वी.आर. अंबेडकर। तो वी.आर. अंबेडकर का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। बी से है भीमराव, आर से है राव जी और अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर जो है, वो वी.आर. अंबेडकर जी का पूरा नाम है। उसके बाद बात करते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो था, वो कब किया था? वे 29 अगस्त 1947 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और भारत के पहले होम मिनिस्टर, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, वो इन्हीं का ही स्टैच्यू है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। वो किस स्टेट में है? वे गुजरात स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो समय था, वे लगा था। ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल जो थे वो 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? तो अन्य जो थे वो 6 सदस्य थे। ये भी आपने नोट रखना है। भारतीय संविधान जो था वो कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को जो था वो लागू हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे। ये आपने याद रखना है। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम, द्वैध शासन जो था वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो था वो प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। ये आपने याद रखना है। ये तो हमने बात कर ली संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, जो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो आपका हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हीराकुंड बांध जो है वे आपका किस स्टेट में है? ये आपको पता होना चाहिए। ये उड़ीसा स्टेट में है। और किस नदी के ऊपर है? तो ये महानदी। ये आपने नोट कर लेना है। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी के ऊपर है? वे महानदी के ऊपर है। और किस स्टेट में है? ये उड़ीसा स्टेट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय के साथ ये पहले एशियाई भी थे। ये भी आपने नोट कर लेना है। इन्हें नोबेल पुरस्कार जो था वो कब मिला था? 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? ये इनके साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए जो था वो इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार जो था वो मिला था। और एशिया का नोबेल पुरस्कार भी आपने याद रखना है। एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वे रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। ये आपने नोट कर लेना है। एशिया नोबेल प्राइज़ जो है वो किसी इस पुरस्कार को कहा जाता है? वे रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है जिन्हें कहा जाता है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये तो आपने नोट कर लेना है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। ये अधिकार न्याय संगत होते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय द्वारा जो है वो लागू किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वे कितने हैं? 6 अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार। इसका जो इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है हमें। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार है, ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। तो अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 24 जो है वो कहता है 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को जोखिम भरे कामों पर लगाने से रोकने से संबंधित है, आर्टिकल 24 जो है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता के बारे में के अधिकार के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन है। संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो भारतीय संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो था वो नहीं था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो था वो समाहित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 51 एक मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस कमेटी के सिफारिश पर जो था वो संविधान में समाहित किया गया था? तो सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय संविधान नागरिकों के लिए 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण जो है वो किया गया है, ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है वे किसने लिखी है? वे लाला लाजपत राय ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है पुस्तक, ये आपने याद रखना है। भारत दूरदर्शा जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वे भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, ये आपने नोट कर लेना है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। हिंदुस्तान जो ये पत्र है वे मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। इंडिपेंडेंट पत्र जो था वो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक थी वे CR चितरंजन दास ने लिखी थी। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आज़ाद की ये रचना है, ये आपने याद रखना है। इंडियन अनरेस्ट जो है वो वैलेंटाइन शिरोल ने लिखी है। न्यू इंडिया पुस्तक जो है एनी बेसेंट ने लिखी है। कॉमनवेल्थ पत्र जो था वो एनी बेसेंट ने लिखा था। नेशन पत्र जो था वो गोपाल कृष्ण खोखले ने लिखा था। कॉमरेड पत्र जो था मोहम्मद अली ने लिखा था। केसरी पत्र बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। कर्मयोगी पत्र युगांतर जो था वो अरविंद घोष ने लिखा था, ये आपने नोट कर लेना है। हिंदू पैट्रियाट जो थी वो हरीश चंद्र मुखर्जी ने लिखा था। गीता रहस्य जो पुस्तक है वे बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। नील दर्पण जो थी वो दीन बंधु मित्र ने लिखी थी। वंदे मातरम जो थी वो अरविंद घोष ने लिखी थी। बॉम्बे क्रॉनिकल जो थी वो फिरोज शाह मेहता ने लिखी थी। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो पुस्तक थी वो BD सावरकर ने लिखी थी। जबकि अमृत बाजार पत्रिका के जो लेखक थे वो शिशिर कुमार घोष थे। और आपने एक और बात याद रखनी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वे किसने लिखी है? वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपने दो अलग क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग के लिए जो है क्वेश्चन एग्जाम में डाल देता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक थी वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वे मेघनाथ देसाई जी ने लिखी है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अब बात करते हैं सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सौरमंडल में आपको पता है 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका कौन सा है? वो बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध ग्रह है, ये भी आपने नोट कर लेना है। क्योंकि मेन टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जो मेरे को लग रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे लास्ट के 5-6 सालों में HPU द्वारा जो B.Ed एंट्रांस में पूछे गए थे उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं कभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको क्वेश्चन ले आता हूँ। कभी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मैं एनालाइज करके क्वेश्चन बनाता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिले।
पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह आपका चंद्रमा है। सूर्य से सबसे निकट जो ग्रह है वह बुध है, जिसे मरकरी के नाम से जाना जाता है। सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वह आपका वरुण है, नेपच्यून है। पृथ्वी के निकट सबसे निकट ग्रह जो है वह आपका शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है वह आपका शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो साइरस है, डॉग स्टार है, ये भी आपने नोट कर लेना है। और उसके बाद सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह आपका बृहस्पति है। बृहस्पति को, जुपिटर को विंटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वो आपका वरुण ग्रह है। सबसे अधिक भारी ग्रह जो है वो आपका हैवी प्लैनेट जो है वो बृहस्पति है। उसके बाद बात करते हैं रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो आपका मंगल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो आपका गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो आपका डीमोस है, जबकि नीला ग्रह, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लू प्लैनेट के नाम से पृथ्वी को कहा जाना जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। भोर का तारा और सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन जो है वे शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सौंदर्य का देव जो है वो भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट हरा ग्रह जो है वो यूरेनस को कहा जाता है। अरुण को कहा जाता है हरा ग्रह। और विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है वे आपका बृहस्पति को ही कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। सौरमंडल का सबसे गर्म जो ग्रह है वे आपका कौन सा है, वे शुक्र ग्रह है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वे आपका बुध है। तो बुध जो है वो सबसे गर्म ग्रह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण नहीं है। तो जिस कारण जो है सबसे गर्म जो ग्रह है वे आपका वीनस है, शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे ठंडा जो है वो कौन सा है, वे वरुण है, ये भी आपने याद रखना है। नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम ऋतुओं के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी जायद फसल है, कौन सी नकदी फसल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में क्विक डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं रबी की फसल के बारे में। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं रबी की फसल के बारे में। तो रबी की फसलें कौन सी होती हैं? ये जो फसलें होती हैं वे अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ठीक है, कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर महीने में ये बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में ये काटी जाती हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों जो हैं वे रबी की फसलें हैं, ये आपने नोट कर लेना है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलें कौन सी होती हैं? रबी की फसलें होती हैं। बात करते हैं खरीफ की फसल के बारे में। तो ये जून जुलाई में ये बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का जो है वो आपकी खरीफ की फसलें हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों जो हैं वो आपकी रबी की फसलें हैं। ये भी इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। तो खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? जून जुलाई में बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का। बात करते हैं जायद फसलों के बारे में। जायद फसलें कौन सी होती हैं? तो मई जून में ये बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। जैसे राई, मक्का, ज्वार जो है वो आपकी जायद फसलें हैं। उसके बाद बात करते हैं नकदी फसलें कौन सी होती हैं। तो नकदी जो फसलें होती हैं ये वे फसलें होती हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट। तो ये आपने याद रखना है। फसलों का जो वर्गीकरण है, ऋतुओं के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण है, इसके बारे में आपने नोट कर लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और आपने इनके जो फसलों के जो एग्ज़ाम्पल हैं वे आपने नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन आपसे ये डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं या कब काटी जाती हैं। आपसे एग्ज़ाम में ऑप्शन दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, या कौन सी जायद फसल है, कौन सी नकदी फसल है, ऐसे आपको दे दी जाएंगी। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी फसलें जो है वो कब बोई जाती हैं और कब काट ली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने
इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमने डिस्कस किए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस किए। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को हमने एनालाइज़ करके कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, जो मेरे लिए आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस में ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हो परचेज़ करना चाहते हो, तो बस आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। अगर आपने सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो परचेज़ करने हैं, तो उसके लिए आपको मात्र 100 रुपीज़ जो हैं वो आपको पेड करने होंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई एक परचेज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मात्र 50 रुपये पेड करने होंगे। ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों परचेज़ करना चाहो या एक इन दोनों में से कोई एक परचेज़ करना चाहो, वो आपकी मर्ज़ी है। बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपने सेंड करना है। आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है विद पासवर्ड जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।